जो कानून इस देश में किसानों को बर्बाद करने के लिए बनाए गए हैं वो कानून भी रद्द करवाने पड़े। और इसकी लड़ाई भी हमको अलग से शुरू करनी है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए जो कानून भारत में आज भी लागू हैं उन सबको एक एक करके रद्द किया जाए। और तकलीफ हमारी क्या है, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 3735 कानून है इस देश में जो आज भी लागू हैं। मैंने आपको बताया था लैंड एक्विजिशन एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट जो लागू है वो अंग्रेजों के जमाने का। तो ऐसे अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए 3735 कानून इस देश में आज भी हैं। तो इन सब कानूनों को एक एक करके रद्द करवाना होगा और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाना पड़ेगा। किसानों की जमीनें ना छीनी जाएं, किसानों की जमीनों पर सरकारों के अधिकार ना होने पाए, इसके लिए हमको लड़ना होगा और लैंड एक्विजिशन एक्ट को खत्म करवाना होगा। ये जो जंगल हैं वो समाज की संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, गांव की संपत्ति है, इसके लिए लड़ना होगा और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को बदलवाना होगा। अंग्रेजों के आने के पहले जैसे जंगल गांव समाज की संपत्ति माने जाते थे, राष्ट्र के लोगों की संपत्ति माने जाते थे, वैसी ही व्यवस्था फिर बनवानी होगी। इसी तरह से गांव के किसान को अपने खेत में पैदा किए गए अनाज का दाम तय करने का अधिकार नहीं है, इसके लिए फिर लड़ना पड़ेगा और आंदोलन चलाना पड़ेगा और सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो किसानों को दाम तय करने का अधिकार दें। और या फिर लड़ाई इस स्तर पे लड़नी पड़ेगी कि अगर किसानों को खेती का ठीक से दाम नहीं मिलता, अनाजों का ठीक से दाम नहीं मिलता और किसान की खेती घाटे में चली जा रही है, तो उद्योगों में और कारखानों में पैदा होने वाले सामानों का दाम गिराया जाए। अगर खेती से उत्पन्न चीजों का दाम कम करना है सरकार को, तो उद्योगों में पैदा होने वाली चीजों का दाम भी कम करना पड़ेगा। माने एक समानता लानी पड़ेगी। हमारे देश का जो सर्विस सेक्टर है, हमारे देश का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है और हमारे देश का जो खेती किसानी का सेक्टर है, क्षेत्र है, इन तीनों के दामों में एक रूपता लानी पड़ेगी, समरूपता लानी पड़ेगी, तब किसान की गरीबी दूर होगी। नहीं तो किसान की गरीबी दूर होने का कोई रास्ता नहीं है कि किसान जो पैदा करे वो सस्ते में बिके और किसान जो खरीदे वो बहुत महंगे में खरीदे। यह नियम जब तक चलता रहेगा किसानों की गरीबी दूर नहीं होगी। इसके लिए भी हमको लड़ना पड़ेगा, इसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा और इसी के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए गाय का कत्ल करवाना शुरू किया था, गोहत्या करवाना शुरू किया था, उस तरह से ये जो गोहत्या आज भी चल रही है इसको पूरे देश में रुकवाना होगा। पूरे देश में केंद्र स्तर पर एक कानून हमको बनवाना होगा जिसके कारण गोहत्या तत्काल बंद की जाए। बहुत सारे राज्यों ने कानून बनाए लेकिन केंद्र के स्तर पर आज तक एक भी ऐसा कानून नहीं है जिससे केंद्र के स्तर पर गोहत्या रोकने का कोई काम हो सके। आजादी के 50 साल हो गए हैं, 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि गोहत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया। आजादी के 50 साल हो गए हैं, 50 साल से हमारी संसद में यह बहस चल रही है कि गोहत्या पर पूरे देश में केंद्रीय स्तर पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन आज तक वो कानून नहीं बन पाया और उसके लिए भी हमको लगातार प्रयास करना होगा, उसके लिए भी लड़ना होगा। तो एक काम तो ये सरकारी स्तर पर संघर्ष का होगा, एक काम तो पार्लियामेंट के स्तर पर संघर्ष का होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, अदालतों से लड़ना पड़ेगा, देश के लोगों को आंदोलित करना पड़ेगा, सत्याग्रह करने पड़ेंगे। एक तो इस स्तर पर काम चलेगा और एक दूसरे स्तर पर भी काम हमको शुरू करना पड़ेगा। दूसरे स्तर पर क्या काम शुरू करना पड़ेगा कि पिछले 200-300 सालों में हमारी खेती का जो विदेशीकरण हो गया है और हमारी खेती का जो परदेशीकरण हो गया है, इस विदेशीकरण से अपनी खेती को बाहर निकालना पड़ेगा। किसानों को विदेशीकरण से बाहर निकालना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्या विदेशीकरण हो गया है? हम सब लोग रासायनिक खाद इस्तेमाल करते हैं खेती, जो विदेशीकरण का प्रतीक। हम सब लोग केमिकल डालते हैं पेस्टिसाइड के रूप में, जो विदेशीकरण का प्रतीक है। हम लोग ट्रैक्टर से खेत जोतते हैं, जो विदेशीकरण का प्रतीक है। हम लोग हाइब्रिड सीड इस्तेमाल करते हैं, जो विदेशीकरण का प्रतीक है। और लोगों के मन में जाने अनजाने ये गलतफहमी बैठ गई है कि खेती का विदेशीकरण करके हमारा उत्पादन बहुत बढ़ सकता है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि ट्रैक्टर से लगातार खेत जोतने के बाद खेत की मिट्टी खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। मिट्टी की जो नमी है, मिट्टी की जो मुलायमियत है, मिट्टी में जो नरमी है, वो सब खत्म हो जाती है लगातार ट्रैक्टर चलाते चलाते, लगातार ट्रैक्टर चलाते चलाते। इसी तरह से लगातार रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते करते खेत का सत्यानाश हो जाता है, मिट्टी का सत्यानाश हो जाता है। लगातार केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते करते, लगातार केमिकल कीटनाशकों का इस्तेमाल करते करते खेती का सत्यानाश हो जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में
हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो गई है, जहां पर भयंकर तरीके से रासायनिक खाद इस्तेमाल किया जाता था, भयंकर तरीके से रासायनिक खाद के साथ साथ रासायनिक दवाएं इस्तेमाल की जाती। आप जाइए देखकर आइए पंजाब में, आप जाइए देखकर आइए हरियाणा में, आप कभी चलिए, मैं आपको दिखाता हूं मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितने इलाकों में भारत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों का इस्तेमाल किया गया है, जितने इलाकों में भारत में ज्यादा से ज्यादा रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है, उन सब इलाकों की हजारों एकड़ जमीन बंजर होती चली जा रही है। अभी उसमें कुछ नहीं होता, सब चौपट हो रहा है। एक जमाने में ऐसा लगता था कि रासायनिक कीटनाशक डालकर, रासायनिक खाद डालकर खेती का उत्पन्न बढ़ा दिया जाएगा, खेती का उत्पादन बढ़ा दिया जाएगा। आज स्थिति ऐसी आ गई है कि उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, लगातार कम होता चला जा रहा है। हमारे देश में एक बहुत बड़ा रिसर्च संस्थान है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ICAR के वैज्ञानिकों की अभी जो स्टडीज हो रही हैं वो बिल्कुल साफ साफ बताती हैं कि अब एक लिमिट आ गई है खेत की कि उससे ज्यादा उत्पादन वो दे नहीं सकता, और मिट्टी पूरी तरह से बेकस हो रही है, मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो रही है, खेत पूरी तरह से बंजर हो रहा है। और आप जानते हैं रासायनिक खाद का जो सबसे बड़ा दुरुपयोग होता है, जो सबसे बड़ा रासायनिक खाद का बर्बादी का जो निशानी है रासायनिक खाद की, वो ये कि जितना ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद आप डालेंगे खेत में, उतना ही खेत को पानी की ज्यादा से ज्यादा जरूरत पड़ती है, और जितनी ज्यादा से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है उतनी ही खेती लगातार महंगी होती चली जाती है। और आप जितना ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे खेत में, उतना ही आपके गेहूं में, आपके चावल में, आपकी तुअर की दाल में, आपके दूसरे चीजों में लगातार तत्व कम होता चला जाता है। रासायनिक खाद से बनाई गई खेती और पैदा किया गया अनाज खाने में बिल्कुल भूसे जैसा होता, उसमें तत्व बहुत कम होता। खेत का उत्पन्न जरूर बढ़ता, लेकिन क्वालिटी लगातार गिरती चली जाती। और अनाज की क्वालिटी लगातार अगर गिरती चली जाती है तो जो अनाज हम खा रहे हैं हमारे शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता। और रासायनिक खाद और रासायनिक दवाओं का शरीर पर कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है। हम जो भोजन करते हैं, हम जो सब्जियां खाते हैं, हम जो दालें खाते हैं, हम जो अनाज खाते हैं, उसमें रासायनिक पदार्थों की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि माताओं के दूध में अभी जहर आ गया। बच्चे बचपन से जो जहर पी रहे हैं माताओं के दूध के साथ, इतना भयंकर दुष्परिणाम निकला है। और इस रासायनिक खाद के और रासायनिक कीटनाशकों के लगातार उपयोग से तमाम तरह की बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। एक एक से नई नई बीमारियां इस देश में आती चली जा रही हैं। कैंसर जैसी बीमारी आज इतने बड़े पैमाने पर फैल गई है, आज से 20-25 साल पहले कोई जानता नहीं था कि कैंसर भी कोई बीमारी होती। इतने बड़े पैमाने पर नए नए किस्म की जटिल से जटिल बीमारियां पैदा होती चली जा रही हैं, क्योंकि आदमी के खाने पीने में जो वो इस्तेमाल कर रहा है जहर की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो इसलिए रासायनिक खादों का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल भी आपको कम करना पड़ेगा, ताकि आपकी जमीन बच सके और आपके जमीन के अंदर जो जीव जंतु हैं, जो कीटाणु हैं, वो बच सकें। आप जानते हैं जब आप रासायनिक कीटनाशक डालते हैं अपने खेत में और रासायनिक खाद डालते हैं आप अपने खेत में, तो आपके खेत के अंदर जो करोड़ों करोड़ों जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कहलाते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल के, माने जो आंख से नहीं दिखाई देते, मुश्किल से लेंस लगाकर हम उनको देख पाते हैं, ऐसे छोटे छोटे जीवाणु खत्म हो जाते हैं। और खेती के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए, मिट्टी के अंदर अगर जीवाणु खत्म हो गए, तो खेती की मिट्टी में और कुछ नहीं है। ये जीवाणु ही है जो आपके खेत में उत्पादन करवाते हैं। मिट्टी में अपने में कोई दम नहीं है। मिट्टी के अंदर जो जीवाणु पनपते हैं करोड़ों करोड़ों की संख्या में, उनकी ताकत है कि उस मिट्टी में से कुछ पैदा होता है, और वो जीवाणु लगातार खत्म होते चले जा रहे हैं। और अब जीवाणुओं के लगातार खत्म होते चले जाने से मिट्टी बेकस हो रही है, तो अब सरकारें भी एक नए अभियान को चलाने में लग गई हैं। अब सरकारों को भी समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी समझ में आ रहा है कि रासायनिक खाद का प्रचार कर करके, रासायनिक कीटनाशक का प्रचार कर करके इस देश की खेती का बड़ा नुकसान हुआ। तो अब वही वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, केंचुआ पालो और अपने खेत में केंचुआ डालो। भारत सरकार प्रोजेक्ट चला रही है, आप उनसे केंचुआ ले आओ खरीद कर, अपने खेत में डालो। तो तुमने नीतियां ऐसी क्यों चलाई जिससे केंचुआ मरे? पहले केंचुआ मार दिए अपने खेत के, जीवाणु मार दिए अपने खेत के, जीव जंतु मार दिए अपने खेत के, और अब खेत जब पूरी तरह से बेकार हो गया, बेकस हो गया, तो उस खेत को वापस जिंदा कराने के लिए कहते हैं कि अब कीटाणु, वो जीवाणु पनपे और वहां पर केंचुए पनपे। इसके लिए एक नए तरह की पद्धति पूरे देश में चलाई जा रही है। तो पहले किया ही क्यों था ये काम? बर्बादी लाई क्यों थी इस देश में? इसलिए मैंने आपसे कहा
कि अब हर किसान को चतुराई के साथ, बुद्धिमानी के साथ, बुद्धिशीलता के साथ इस रासायनिक खादों को बहिष्कार करना पड़ेगा और रासायनिक कीटनाशकों का बहिष्कार करना पड़ेगा। और आपको चुनना पड़ेगा कि यह खेती रहे या खेत बर्बाद, कि जैसे आने वाली पीढ़ी को कुछ बचेगा ही नहीं। और आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं बचेगा तो आप चले जाएंगे तो वो पीढ़ी क्या करने वाली। ये खेत तो ईश्वर ने दिया है आपको, खेत तो आपने नहीं बनाया, खेत कोई बना भी नहीं सकता। ईश्वर की दी गई जमीन है और ईश्वर ने यह जमीन दी है आपको ताकि आप इस अगली पीढ़ी को देकर जाएं। और वो जमीन को अगर आप बर्बाद करके चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा। इसलिए गंभीरता से आपको ये सब बातें सोचनी पड़ेंगी। तो आप पूछेंगे इसका विकल्प क्या। रासायनिक खाद को हम अगर बहिष्कार करें तो इसका विकल्प क्या। आप सोचिए जरा, 300 साल पहले इस देश के किसान क्या करते थे। गाय के खाद का इस्तेमाल करते थे, गोबर का इस्तेमाल करते थे। उस समय तो कोई रासायनिक खाद नहीं था। और जिस समय रासायनिक खाद नहीं था उस समय इस देश के खेती का उत्पादन ब्रिटेन के कुल खेती के उत्पादन का 3 गुना ज्यादा होता था। जिस समय कोई रासायनिक कीटनाशक नहीं था इस देश में, उस समय इस देश की खेती दुनिया में सबसे उन्नत खेती मानी जाती थी। तो आज भी वो हो सकता, उसका ज्ञान तो हमारे पास है ही, अभी ज्ञान तो लुप्त नहीं हुआ है। तो उस ज्ञान का आप प्रयोग करना शुरू करिए। तो क्या करें, गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू करिए। और गोबर के खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल शुरू करें आप, तो उसके लिए एक छोटा सा काम और करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पशुओं का पालन करिए। गाय पालिए, गाय के साथ साथ बकरियां पालिए। मैं तो किसानों को एक ही सलाह देता हूं कि अगर किसानों ने मारुति कार खरीद रखी है तो कार बेचें और 4 गाय खरीदें। अगर ट्रैक्टर खरीद रखा है तो ट्रैक्टर बेचिए, 10 गाय खरीद लीजिए। क्यों खरीद लें, एक दिन ये कार और ट्रैक्टर सब बंद होने वाले हैं। आप पूछेंगे कैसे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। दुनिया में पेट्रोल की मात्रा बिल्कुल सीमित है, असीमित मात्रा में पेट्रोल नहीं है पूरी दुनिया में। और जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा दुनिया में तो कार कैसे चलाएंगे आप। तब आपको बैल लगाना पड़ेगा और कार खींच के ले जाएगा आपका बैल। तो ऐसी नौबत आए उसके पहले ये कार बेच दीजिए और 4 गाय खरीद लीजिए। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता का सौदा है। और गाय पालेंगे तो गोबर आएगा, गोबर से खाद बनेगा। और नेडप पद्धति से जो खाद बनाने की पद्धति प्रचलित हुई है पूरे देश में, उस पद्धति से 1 किलो गाय के गोबर से कम 30-33 किलो खाद बन सकता। आपका कचरा है, आपके पास गोबर है, गाय का मूत्र है, मिट्टी आपके खेत में जो है उसका इस्तेमाल करते हुए। और उसके लिए आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, 100 किलो गाय का गोबर अगर आपके पास हो तो 100 किलो गाय के गोबर से आप कम से कम 3300 किलो खाद बना सकते हैं। और उसका तरीका क्या है, उसका तरीका बिल्कुल आसान है। उसका तरीका ऐसे आसान है कि 100 किलो गाय का गोबर, 1500 किलो उसमें चाहिए बायोमास कचरा और करीब 1700 किलो चाहिए उसमें मिट्टी। और इन तीनों को एक खास तरीके के टैंक को बनाकर उसमें रखा जाता है। कैसे टैंक बनाया जाता है, मान लीजिए 2 मीटर लंबा है, आधा मीटर चौड़ा है, करीब 1 मीटर गहरा है। ऐसा एक टैंक बनवाइए, उसमें बीच बीच में छेद खुले रहे, इस तरह से टैंक की चिनवाई करवाइए। और उसमें नीचे बायोमास का जो है वो लेयर बिछाइए। फिर उसके बाद जो गाय का गोबर है गोमूत्र के साथ मिलाकर उसकी एक परत बिछाइए, मिट्टी उसमें भरिए, फिर उसके ऊपर इसी तरह की परत बनाइए, बनाते चले जाइए और पूरा भर जाएगा। 2 महीने तक उसको ढक के रखिए, 2-2.5 महीने के बाद खाद तैयार हो जाएगा। एक बहुत अच्छा तरीका है खाद बनाने का। आपके पास गाय है, गांव में गाय का गोबर है और गाय के गोबर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, गोमूत्र ले लीजिए 10 लीटर और 10 किलो गोबर ले लीजिए करीब, और उसमें 250 ग्राम गुड़ डाल दीजिए। 8 दिन तक इसको रखिए और 8 दिन तक रखने के बाद करीब 200 किलो पानी में यह मिला लीजिए और उस पानी को खेत में जो आपके पौधे हैं उनकी जड़ों में लगा दीजिए। वो खाद का भी काम करेगा, कीटनाशक का भी काम करेगा। और इनमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके गांव में ना बनती हो और आपके घर में ना बनती हो। गाय आपके पास है तो गोबर आपको मिलेगा, गाय आपके पास है तो गोमूत्र आपको मिलेगा, और हर गांव में ऊस पैदा होता है तो उससे गुड़ बना सकते हैं। 3 चीजें इस्तेमाल होती हैं और तीनों चीजें आपके गांव में है, और पानी तो हर गांव में है। तो बहुत आसानी के साथ इस तरह से आप खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसका, और खाद के साथ साथ ये कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक काम और कर सकते हैं कि कीटनाशक अगर रासायनिक नहीं खरीदे तो प्राकृतिक तरीके से कीटनाशक भी बना सकते हैं। गोमूत्र ले लीजिए
और करीब 2 लीटर ले लीजिए, उसमें 1 किलो नीम का पत्ता उबाल दीजिए और आधा घंटे तक लगातार उबालिए और उसके बाद उसको 100 मिलीलीटर की मात्रा में लेकर 15 लीटर पानी में मिला लीजिए और उस 15 लीटर पानी को स्प्रे करिए। जिस तरह से छिड़काव करते हैं, आपके यहां स्प्रे मशीन होती होगी, हर गांव में हर किसान के पास स्प्रे मशीन है, तो उसमें भरकर उसको स्प्रे करिए और आपके किसी भी तरह का कीट जो फसल पर लग गया है खत्म हो जाएगा। एकदम प्राकृतिक तरीके से कीट को खत्म करने का सबसे अच्छा इलाज है और इसको बनाने में आपका खर्चा भी कुछ खास नहीं आने वाला। अगर रासायनिक कीटनाशक आप लेके आएंगे 300 रुपए लीटर मिलेगा, 400 रुपए लीटर मिलेगा, 500 रुपए लीटर भी मिल सकता है, 1000 रुपए लीटर भी मिल सकता है, तो आपका तो खर्चा ही बढ़ रहा है ना। और इसमें तो सारी की सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके घर में मौजूद है। गोमूत्र आपके पास है क्योंकि गाय आप पालते हैं, नीम हर गांव में मिल जाएगा, नीम की पत्ती आपको मिल जाएगी, गोमूत्र में नीम की पत्ती डालकर उबालना है और उसके इस्तेमाल करना। एक तरीका और भी है कि 300 ग्राम गुड़ 15 लीटर पानी में गर्म करके रख लीजिए और फिर उसके बाद उसको स्प्रे कर दीजिए। कीटनाशक के रूप में काम में ला सकते हैं आप इसको, सब तरह के कीट मर जाएंगे। चूने के पानी का छिड़काव कर सकते हैं। 10 ग्राम चूना ले लीजिए, 50 मिलीलीटर पानी ले लीजिए और उसको छानकर करीब 15 लीटर पानी में घोल लीजिए और उसको स्प्रे की तरह से छिड़क दीजिए अपने खेत के। जितने कीट बने हैं किसी भी फसल पर, सब तरह के कीट आपके मर जाएंगे। एक और तरीका है कि गोमूत्र 1 लीटर ले लीजिए और सीधे 15 लीटर पानी में मिला लीजिए और झाड़ के ऊपर स्प्रे करिए, उसकी जड़ में नहीं। तो फल जो आएंगे उनकी मिठास बढ़ जाएगी, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी और कीड़े तो अपने आप मर ही जाएंगे। ये सब काम इतने आसान हैं कि बहुत आसानी के साथ अपने गांव में ही इस्तेमाल जो संसाधन है उनसे हम कर सकते हैं और गांव का एक भी पैसा खर्च करने से आप बचा सकते हैं जो रासायनिक कीटनाशकों पर आप खर्च कर रहे हैं। और इसी तरह से गोबर के खाद का इस्तेमाल करें, गाय के गोबर से खाद बनाना शुरू करें तो एक गाय से करीब 80 टन खाद हर साल में बन सकता है और एक गाय से अगर 80 टन खाद एक साल में बन सकता है तो करीब करीब बाजार की आज की कीमतों पर वो 25 से 30 हजार रुपए का बैठता। तो एक गाय का गोबर 25 से 30 हजार रुपए का खाद बना सकता। तो गोपालन से दूध तो मिलेगा ही, घी तो मिलेगा ही, मक्खन तो मिलेगा ही। गाय के गोबर से आपके पूरे देश की खाद की जरूरत पूरी हो सकती, गाय के मूत्र से पूरे देश के कीटनाशक की जरूरत पूरी हो सकती। और अगर हम रासायनिक खादों का बहिष्कार कर सकें और रासायनिक कीटनाशकों का बड़े पैमाने पर बहिष्कार कर सकें तो हर साल इस देश का लगभग 20,000 करोड़ रुपया भी बचेगा। भारत सरकार जो आयात करती है परदेशों से, उस परदेशी आयात में एक तो सबसे ज्यादा आयात होता है पेट्रोल का, डीजल का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, और दूसरा सबसे बड़ा भारत सरकार का आयात है रासायनिक खादों के रूप में जो केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें। लगभग भारत सरकार का हर साल 20,000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है विदेशों से रासायनिक खाद इंपोर्ट करने में, खरीदने में। वो 20,000 करोड़ का भारत सरकार का खर्च बचेगा। और कई बार सरकार की स्थिति यह होती है कि यह इंपोर्ट करना जरूरी हो गया है क्योंकि गांव-गांव के जगह जगह हर किसान यही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं कहीं से कर्ज लेकर यह सब रासायनिक खाद इंपोर्ट करना पड़ता है। वो सरकारें इंपोर्ट करने से बच जाएंगी, आयात होने से बचेगा। और अगर आयात होने से हम बचा लेंगे तो हमारे देश का पैसा बचेगा, डॉलर बचेगा, और डॉलर बचेगा अगर हमारे देश का तो कटोरा लेकर भीख मांगने की कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश में स्वावलंबन की नीतियां फिर से लागू की जा सकेंगी। ऐसे ही कुछ एक काम और करिए आप। हमारी खेती का एक विदेशीकरण और हो रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हम पैदा करते हैं जिनकी हमारे समाज को कोई जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए सोयाबीन। ये जो सोयाबीन की खेती करना भारत के किसानों ने शुरू किया है, इसकी भारत के समाज को कोई जरूरत नहीं। वास्तव में सोयाबीन की जरूरत यूरोप को होती है। यूरोपियन समाज में सोयाबीन की जरूरत होती है। आप पूछेंगे क्या जरूरत होती है? मैं तो यूरोप में जा चुका हूं, मैं वहां रह चुका हूं, मैंने तो देखा। यूरोप में सोयाबीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है सोयाबीन की खली बनाने में। और सोयाबीन की खली यूरोप में जो बनाई जाती है वो खिलाई जाती है सुअरों को, डूकर जिनको आप कहते हैं। यूरोप में जितने देश हैं उनमें से बहुत सारे देशों में डूकर का मांस खाया जाता है, सुअर का मांस खाया जाता है। तो सुअर को मोटा ताजी बनाने के लिए, उस पर ज्यादा चर्बी चढ़ाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाया जाता। तो वो सोयाबीन की जरूरत है डूकर को, और वहां के डूकर खाते हैं सोयाबीन ताकि उनका मांस बढ़े और फिर लोग उसके मांस को खाते। लेकिन वहां प्रॉब्लम क्या हुई है
यूरोप के जिन जिन देशों में सोयाबीन की खेती ज्यादा से ज्यादा करवाई डूकरों को खिलाने के लिए, उन सब देशों की खेती बर्बाद हो गई, जमीन खत्म। क्योंकि सोयाबीन की फसल लगातार आप लेते चले जाएंगे, जमीन की सारी पोषक तत्व की शक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है। तो सोयाबीन की खेती जिन जिन यूरोप के देशों में की गई थी, वो सब देशों में खेती सत्यानाशी हो गई, जमीन चौपट हो गई, मिट्टी बर्बाद हो गई। तो अब उन देशों ने क्या किया कि अपने देश में सोयाबीन पैदा कराना बंद कर दिया। सबसे ज्यादा खेती बर्बाद हुई है सोयाबीन कर करके हॉलैंड की। तो हॉलैंड की सरकार ने क्या फैसला किया कि अब हम सोयाबीन नहीं करेंगे अपने देश में, क्योंकि हमारा खेत बर्बाद होता। तो वो सोयाबीन वो तो अपने देश में नहीं करते, भारत में लाके उन्होंने पटक दिया और हमारे किसानों को करवा रहे हैं कि तुम सोयाबीन पैदा करो ताकि हमारे खेत बर्बाद हो जाए और उनके खेत सुरक्षित बने रहे। और हमारे यहां जानते हैं ये सोयाबीन जो होता है उसका क्या किया जाता है। जो सोयाबीन पैदा होता है उसका थोड़ा तेल निकाल लेते हैं, बची हुई जो खली होती है वो यूरोप में बेच देते हैं। माने उनके डूकरों को खिलाने के लिए हम अपने खेत बर्बाद कर रहे हैं। और किसानों को कैसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, कह रहे हैं बड़ी भारी कैश क्रॉप है ये कैश क्रॉप के चक्कर में अगर आप और 2-5 साल फंसे रहे तो मैं आपको चेतावनी दे सकता हूं, गारंटी दे सकता हूं कि आपकी मिट्टी में फिर कुछ नहीं होगा 5 साल के बाद। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सोयाबीन की खेती करना तत्काल बंद कर दें। ये सोयाबीन की खेती का पूरे भारत के गांव-गांव के किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती का करना यह विदेशीकरण की निशानी है, भारत के खेती के विदेशीकरण की निशानी। और एक दूसरी बात और बता दूं कि एक बहुत बड़ा भ्रामक प्रचार पूरी दुनिया में चल रहा है कि सोयाबीन में बहुत बड़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। सोयाबीन में जो भी प्रोटीन होता है वो कभी भी पचता नहीं है, आदमी के शरीर में बिल्कुल किसी काम में नहीं आता। आप जानते हैं मूंग की दाल में भी बहुत प्रोटीन होता, उड़द की दाल में भी होता, तुअर की दाल में भी होता। तो मूंग की दाल में, उड़द की दाल में, तुअर की दाल में जो प्रोटीन होता है वो खाने के बाद शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है और काम में आ जाता है शरीर के। सोयाबीन खाने के बाद जो प्रोटीन निकलता है वो कभी भी शरीर में काम नहीं आता, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, बहुत ही जटिल होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है सोयाबीन का निकला हुआ प्रोटीन, इसलिए वो शरीर के किसी काम का नहीं। तो वो हमारे खाने के काम भी नहीं आ सकता सोयाबीन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये जो विदेशीकरण किया है आपने सोयाबीन की खेती कर करके, इस विदेशीकरण को खत्म करिए और सोयाबीन बंद करके जो भारतीय समाज में बहुत पहले से चली आ रही फसलें थी उनको ही पैदा करने का काम शुरू करिए। एक और काम करना पड़ेगा हमको विदेशीकरण खत्म करने के लिए अपनी खेती का, कि हम लोगों को आदत पड़ गई है हाइब्रिड बीज लगाने की, संकरित बीज लगाने की। और आपको मैं जानकारी दे दूं कि हाइब्रिड बीज से जो अनाज आप पैदा कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में उस अनाज को जानवर ही खाते हैं, लोग नहीं खाते। और हाइब्रिड द्वारा पैदा किया गया अनाज बहुत ही घटिया क्वालिटी का माना जाता है। आप हाइब्रिड से कुछ भी अनाज पैदा करिए, किसी भी देश में आप उसको बेच नहीं पाएंगे, सिर्फ अपने खाने के लिए रख सकते। लेकिन हाइब्रिड द्वारा पैदा किया हुआ अनाज दुनिया का कोई भी अमीर देश खरीदता नहीं है। यह सिर्फ बेवकूफी का काम। और यह बड़ी भारी गलतफहमी है आप लोगों के मन में कि हाइब्रिड से ही उत्पादन बढ़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे अपने जो स्वदेशी बीज थे, जो भारतीय बीज थे, उनके भी उत्पादन कुछ कम नहीं होते। आज से 200-300 साल पहले 1 एकड़ में भारत में धान पैदा होता था 65 से 70 कुंटल, बिना किसी हाइब्रिड सीड के। 1 लाख किस्म की भारतीय धान की प्रजातियां थी इस देश में। और दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में 1 एकड़ में धान पैदा होता था 65 से 70 कुंटल 300 साल पहले। तो बिना किसी हाइब्रिड बीज के, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना किसी केमिकल पेस्टिसाइड के इतना धान पैदा होता था, आज भी हो सकता है, बिना हाइब्रिड बीज के, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के, बिना केमिकल पेस्टिसाइड के। तो आपसे एक तीसरा निवेदन मेरा यह है कि आप ये जो विदेशीकरण कर रहे हैं हाइब्रिड बीज के नाम पर, संकर बीज के नाम पर, इसको कम से कम करिए और स्वदेशी बीजों का चलन बढ़ाइए। हम लोगों ने आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से एक अभियान शुरू किया। अभियान यह शुरू किया है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं और लोगों से, किसानों से मिलते हैं। तो एक तरह की बात हर जगह के किसान हमको कहते हैं कि राजीव भाई आपकी बात समझ में आती है, संकर बीज नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप बताइए हमको स्वदेशी बीज मिलेगा कहां से? क्योंकि जिस दुकान पे जाओ वहां संकर बीज ही मिलता, जिस कंपनी के पास जाओ वो सब संकर बीज ही बेचते हैं, जिस एजेंसी पे जाओ सब जगह संकर बीज ही मिलता है।
तो ये बात सही है कि धीरे धीरे स्वदेशी बीज का चलन खत्म हुआ है, लेकिन फिर हम लोगों को ऐसा लगा कि ये समस्या तो बहुत बड़ी है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोजा कि जहां जहां देश के किसानों के पास स्वदेशी बीज उपलब्ध है, वो स्वदेशी बीज लेकर हम बीज से बीज बनाने का एक नया अभियान शुरू कर रहे। जैसे हमको स्वदेशी बीज मिल गया चावलों का। हमारे उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ का इलाका है, जो हिमालय के नीचे का इलाका है, जैसे चमोली है, गढ़वाल है, पौड़ी है, उत्तरकाशी है, टेरी है, वगैरह वगैरह, इस इलाके में स्वदेशी चावल का बीज अभी भी मौजूद है। तो हमारे साथियों ने उसको इकट्ठा करना शुरू किया और वो इकट्ठा करके उस बीज को हम फिर से उत्पादित करके दूसरे गांव के लोगों को वो बीज बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी अपने खेत में लगाओ, बीज पैदा करो, किसी तीसरे को बेचो, तीसरे को कहते हैं कि तुम लगाओ, बीज पैदा करो, चौथे को बेचो। इस तरह से बीज बनाने का एक अभियान हम लोगों ने शुरू किया। आप भी ये अभियान चला सकते हैं अपने गांव में। आप ये देखिए कि इस विदर्भ के इलाके में या यवतमाल जिले में ही मान लीजिए कितने स्वदेशी बीज हैं जो बच गए हैं। अगर एक तरफ से सर्वे करने के लिए निकला जाए, सर्वेक्षण के लिए निकला जाए, तो जरूर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ गांव यवतमाल जिले में, विदर्भ में ऐसे जरूर मिलेंगे, कुछ ना कुछ किसान ऐसे जरूर मिलेंगे जिन्होंने बीज बचा के रखा है अभी भी, जिनके पास स्वदेशी बीज है। तो वो स्वदेशी बीज उन किसानों से लेकर हम जगह जगह, हमारी योजना ये है कि सीड फार्म्स हम बनाएं। जैसे मान लीजिए 20 गांव है या 25 गांव है, तो 20-25 गांव का एक समूह बना दिया जाए और उन 20-25 गांव का समूह बनाकर उन 20-25 गांव के बीज की जरूरत को पूरा करने के लिए उन 20-25 गांव के किसानों से जमीनें लेकर उनमें बीज लगाकर फसल पैदा करके दोबारा बीज बनाया जाए और उन 20-25 गांव के किसानों को बांटा जाए कि भाई आप अपने अपने खेत में अब ये बीज लगाओ और पैदा करो और दूसरों को बेचो। तो संकर बीज से हम बाहर निकलेंगे और स्वदेशी बीज की तरफ हमारी पकड़ मजबूत होती चली जाएगी। और यह स्वदेशी बीज को बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि तत्व उसी में है, पोषकता उसी में है, ताकत उसी स्वदेशी बीज में है। संकर बीज में कोई ताकत नहीं है, कोई पोषकता भी नहीं। ऐसे ही भारतीय खेती के विदेशीकरण को दूर करने के लिए एक दो छोटे छोटे काम हमको और करने पड़ेंगे कि अभी हमारी जो मिट्टी में दम नहीं रहा है, धीरे धीरे मिट्टी बेकस हो गई, तो दम नहीं रहा है इस मिट्टी में, इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करना होगा। और इस मिट्टी को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। प्राकृतिक तरीके से खेती करने के बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा, ताकि मिट्टी की जो जान निकल गई है वो वापस आ सके। और मुझे भरोसा है और विश्वास है कि 2-3 साल अगर हम प्राकृतिक खेती के प्रयोग करें तो जरूर आपकी मिट्टी में दोबारा से जान पड़ जाएगी और जरूर आपकी मिट्टी में फिर से ताकत आ जाएगी। तो प्राकृतिक खेती की तरफ गंभीरता से सोचिए। हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं, और जो लोग प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे हैं उनके प्रयोगों से जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। मेरे कई दोस्त हैं इस देश में जो प्राकृतिक तरीके से अपने खेत में खेती कर रहे हैं और उनका उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और उनके द्वारा पैदा किए गए उत्पादनों में जो मिठास है, जो उनमें क्वालिटी है, वो किसी भी दूसरे भोजन में मुझे तो नहीं दिखाई देती। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो पूरे देश में इस काम में लगे हुए हैं। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि गांव गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए शिविर लगाए जाएं। गांव गांव में प्राकृतिक खेती कैसे की जाए उसके लिए किसानों के सम्मेलन आयोजित किए जाएं, और किसानों की जो संस्थाएं हैं जगह जगह पर, वो संस्थाएं किसानों की तरफ से इनको आयोजित करें, सम्मेलन आयोजित हों, वर्कशॉप आयोजित हों, किसानों को समझाया जाए कि प्राकृतिक खेती कैसे की जा सकती है और प्राकृतिक खेती के नतीजे क्या निकलते हैं। जिन लोगों ने प्राकृतिक खेती करके नतीजे पाए हैं और उत्साहवर्धक परिणाम उनके आए हैं, उन्हीं लोगों को उन सम्मेलनों में बुलाया जाए और उनके माध्यम से चर्चा सत्र गांव गांव में चलाए जाएं, गांव गांव के किसानों को उसमें शामिल कराया जाए। तो एक रास्ता यह हो सकता है हमारे इस विदेशीकरण से बाहर निकलने का। और एक विदेशीकरण से बाहर निकलने का और गंभीर प्रयास आपको करना पड़ेगा। आजकल हमारे देश में खेती में मोनोकल्चर आ गया है। मोनोकल्चर माने एक जैसी खेती पूरे देश में होने लगी है। अभी कपास करना शुरू किया तो सबने कपास ही लगा दिया, एक के बाद एक सबने कपास लगाना शुरू कर दिया। फिर सोयाबीन शुरू हुआ तो सबने सोयाबीन ही लगाना चालू कर दिया। एक भेड़ चाल हो गई है पूरे देश में। वो बगल का किसान लगा के बैठा है तो हम भी लगाएंगे, बगल का किसान मरेगा, कुएं में गिरेगा, आप भी गिरेंगे। वो सत्यानाश करेगा, आप भी करेंगे अपना। वो पागल हो गया है, आप भी बनेंगे क्या पागल? तो अपनी खेती को इस मोनोकल्चर में से बाहर निकालिए, माने विविधता लाइए उत्पादन में।
मैं ये नहीं कहता कि कपास मत करिए, कपास भी करिए, कपास के साथ साथ उड़द भी करिए, मूंग भी करिए, तुअर भी करिए, गेहूं भी करिए, चावल भी करिए, तमाम तरह की विविधता वाली फसलें करिए ताकि मिट्टी की शक्ति बरकरार रहे। आप जानते हैं, वैज्ञानिक भी इस बात को कहते हैं कि कपास के बाद कपास लगाने से खेत खत्म होता है, मिट्टी खत्म होती है। तो कभी भी कपास के बाद कपास मत लगाइए, कोई दूसरी फसल लगाइए, उसके बाद फिर जरूरत पड़े तो कपास लगाइए। तो ऐसे अपनी खेती में विविधता लाइए, और यह विविधता इस तरह से लाइए कि इस देश में दलहन का और तिलहन का उत्पादन लगातार बढ़े, जो लगातार कम होता चला जा रहा। दालों का उत्पादन बहुत कम हो गया इस देश में, तिलहन का उत्पादन बहुत कम हो गया। माने जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है और आबादी की जरूरतें बढ़ी हैं, उतनी तेजी से दालों का उत्पादन नहीं बढ़ा। जितनी तेजी से हमारी आबादी बढ़ी है, उतनी तेजी से हमारे यहां तिलहन का उत्पादन नहीं बढ़ा। तो अभी भारत के किसानों को बहुत गंभीरता के साथ एक दिशा में यह सोचना पड़ेगा और इसकी कार्य योजना बनानी पड़ेगी कि हम हमारे देश में दलहन का उत्पादन, दालों का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दाल भारतीय भोजन में सबसे आवश्यक तत्व है। दाल खाने से आपके सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। सब्जी खाने में बहुत बार पोषक तत्व नहीं मिलते, लेकिन दाल खाने से सभी तरह के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है शरीर को। तो दलहन का उत्पादन कैसे बढ़े, दालों का उत्पादन कैसे बढ़े, और तिलहन का उत्पादन इसलिए बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपको खाद्य तेल चाहिए, खाने के लिए तेल चाहिए। तो दलहन और तिलहन का उत्पादन कैसे ज्यादा से ज्यादा बढ़े और मोनोकल्चर में से हमारी खेती कैसे बाहर निकले। कपास के अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं, उन सारी फसलों का हम हमारे खेती में प्रयोग करें और उन फसलों को लगाएं। आप जानते हैं, बहुत बार किसान ये कहते हैं कि कपास कैश क्रॉप है, लेकिन कपास के साथ साथ मूंग भी कैश क्रॉप है, उड़द भी कैश क्रॉप है, तुअर की दाल भी कैश क्रॉप है, इसका भी तो पैसा मिलता। ऐसा थोड़ी है कि यह पैसा नहीं मिलता, बल्कि कपास का पैसा तो 3 महीने बाद मिलेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, कभी साल भर बाद भी मिलेगा। उड़द की दाल तो जाके आइए, सवेरे बेचिए, शाम को पैसा ले आइए। तो उड़द की दाल भी कैश क्रॉप है, तुअर की दाल भी कैश क्रॉप है, मूंग की दाल भी कैश क्रॉप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कपास ही कैश क्रॉप है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊस ही कैश क्रॉप है। ऊस का पैसा तो 6-6 महीने कभी नहीं मिलता, साल भर कभी नहीं मिलता। शक्कर की मिलें बंद हो जाती हैं, फिर आपके पैसे लटक जाते हैं, और जो सोसाइटीज होती हैं वो बैंक करप्ट हो जाती हैं, वो पैसा दे नहीं पाती, फिर किसान अपना गन्ना जलाते हैं खेत में पड़े पड़े। तो इस तरह से अपनी खेती को विविधता में लाइए, एक रूपता वाली खेती करना बंद करिए, बदलते चले जाइए। और ये आप सब किसान हैं, समझदार हैं, आपको ज्ञान है, आपको जानकारियां हैं कि कौन सी फसल के बाद कौन सी फसल लेनी चाहिए, जिससे खेती बरकरार, खेती की मिट्टी बरकरार, खेती की उर्वरकता बरकरार, मिट्टी की उत्पादक शक्ति बरकरार बनी रहे। तो यह एक काम करना पड़ेगा। ऐसे ही एक काम और करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि बाहर के देशों से जो आयात कर रहे हैं अनाज, या बाहर के देशों से जो बीज आयात कर रहे हैं, बाहर के देशों से जो खाने का तेल आयात कर रहे हैं, वो पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। क्योंकि बाहर के देशों से जो बीज आ जाता है, उस बीज के साथ साथ बीमारियां आ जाती हैं। मैंने आपको बताया, कांग्रेसी घास घुस गई इस देश में, अभी मुश्किल हो गई है पूरे देश के लोगों को। बाहर के बीज आते हैं, 50 तरह की दूसरी चीजें घुस जाती हैं उनके साथ। तो इसलिए बाहर के बीजों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, बाहर के अनाज पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी, बाहर के तेलों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और कुछ साल के लिए हो सकता है हमारे देश में कमी हो जाए, तो उस कमी को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। मैं उस सिद्धांत का मानने वाला हूं जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री विश्वास करते थे कि अगर हमारे यहां कोई चीज की कमी है तो उस कमी को सहन करना होगा, ना कि कटोरा लेकर भीख मांगनी होगी दूसरों से जाकर। हमारे घर में कोई चीज की कमी होती है तो उस कमी को बर्दाश्त करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार पड़ोसी के पास जाते हैं कटोरा लेके कि लाओ भाई हमको ये दे दो। ये नहीं करना पड़ेगा, इससे आत्मसम्मान खत्म होता है, हमारा अपने ऊपर आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। ये काम हमको करने पड़ेंगे। और भारतीय खेती में जो ज्ञान मौजूद रहा है, उस ज्ञान का इस्तेमाल हम सब अपने विवेक के अनुसार करें, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करें। और हमको एक काम और करना पड़ेगा, इस विदेशीकरण की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए, भारतीय खेती को फिर से उन्नत बनाने के लिए एक और प्रयोग करना बहुत जरूरी है कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जाएं, वृक्ष लगाए जाएं। वनीकरण का काम बहुत जरूरी है। किसानों की सबसे ज्यादा मदद अगर कोई कर सकता है तो वो वृक्ष कर सकता है, पेड़ कर सकता है। उसके लिए हमारे देश में वृक्ष आयुर्वेद नाम का पूरा एक शास्त्र ही है, बहुत ज्ञान है उसमें। तो वृक्ष आयुर्वेद का शास्त्र जो कहता है कि कुछ तरह के पेड़ इस देश के किसानों के लिए बहुत ही मददकारी हैं, बहुत ही जरूरी हैं। हर गांव में कुछ पेड़ तो जरूरी होने चाहिए, जैसे कड़वे नीम का पेड़ हर गांव में होना चाहिए।
जैसे आंवले का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए, पीपल का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए, बरगद का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए, इमली का पेड़ हर गांव में होना ही चाहिए। तो हर गांव में जो होने वाले पेड़ हैं उनके बारे में जानकारी करें आप लोग और हर गांव में इस तरह के पेड़ लगाएं। नीम का पेड़ लगे, नीम का अभियान पूरे देश में चले, आंवले के पेड़ लगे, पूरे देश में उसका अभियान चले, इमली के पेड़ लगे, उसका पूरे देश में अभियान चले, बरगद के पेड़ लगे, बड़ के पेड़ लगे, पीपल के पेड़ लगे, उसका अभियान पूरे देश में चले। तो जो पेड़ किसानों के बहुत अच्छे मित्र हैं उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हमको करनी होगी। और यह काम आप अपने से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए। कैसे कर सकते हैं? मैं बहुत बार लोगों को अपील करता हूं अपने व्याख्यान में कि हम एक काम कर सकते हैं, अपने घर के बच्चों के जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के किसी बच्चे के जन्मदिन पर एक आंवले का पेड़ लगा सकते हैं, अपने घर के बच्चे के जन्मदिन पर एक पीपल का पेड़ लगा सकते हैं। और हर व्यक्ति अपने बच्चे के जन्मदिन पर और अपने जन्मदिन पर एक नीम का पेड़, एक पीपल का पेड़ या एक आंवले का पेड़ या एक बरगद का पेड़, बड़ का पेड़ लगाना शुरू कर दे तो इस देश में 98 करोड़ पेड़ हर साल लग सकते, क्योंकि हमारी आबादी 98 करोड़ की। और 98 करोड़ पेड़ अगर हर साल लग सकते हैं तो 5-10 साल में इस देश में जंगल खड़ा हो जाएगा। जो जंगल सत्यानाश किया है अंग्रेजों ने, जिस जंगल का सत्यानाश किया गया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के आधार पर, और जिन जंगलों का सत्यानाश किया जा रहा है आजादी के 50 साल के बाद, वो जंगल हमको फिर से खड़े करने होंगे। क्योंकि जंगल किसानों को बहुत कुछ देते हैं। वनों से उपज तो मिलती ही है, लकड़ी भी मिलती है जो खेती किसानी के बहुत काम आती है। तो हमको जंगलों के लगाने पर बहुत बड़े पैमाने पर अभियान चलाना होगा। और मुझे लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को इस काम में लगाना चाहिए। पूरे देश के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों को एक शिक्षा बचपन से देनी चाहिए कि हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाओ। तो ये एक संस्कार बन जाएगा इस देश में। और एक व्यक्ति अगर 50 साल भी जिंदा रहे तो एक व्यक्ति 50 पेड़ लगाकर जाएगा। 98 करोड़ लोग अपनी आयु जब पूरी करेंगे, एक पीढ़ी जब जवान होकर मरेगी तो हर पीढ़ी कम से कम 50 पेड़ लगाकर जाएगी। तो 98 करोड़ गुणा 50, एक एक पीढ़ी में करोड़ों करोड़ों पेड़ लगते चले जाएंगे और जंगल बनते चले जाएंगे। जिस तरह से जंगलों का सत्यानाश हुआ है, उन जंगलों को फिर से खड़ा करना पड़ेगा और उनको सघन बनाना पड़ेगा। तो इसका फायदा क्या होगा? जंगल बढ़ते चले जाएंगे, पेड़ों की संख्या बढ़ती चली जाएगी, तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा। और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो बारिश के समय में ये जो मिट्टी बहकर आती है और नदियों में चली जाती है और नदियों का गहराई कम कर देती है, और नदियों की गहराई कम करने से बाढ़ आ जाती है, पानी फैल जाता है पूरे इलाके में, तो ये फिर नहीं होगा। मिट्टी का कटाव रुकेगा, और मिट्टी का कटाव रुकेगा तो नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी, और नदियों में मिट्टी आना कम हो जाएगी, सिल्टेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो बाढ़ की समस्या पर भी काबू पाया जा सकता है। एक अभियान मुझे और लगता है चलाना पड़ेगा इस पूरे देश में, और वो अभियान क्या होगा? वो अभियान ऐसा होगा कि हमारे देश में पिछले कई सैकड़ों वर्षों से नदियां ऐसे ही बहती चली जा रही हैं जैसे पहले बहती थी, और बहुत मैंने बताया कि कटाव होने के कारण मिट्टी बहुत जमा हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश के विद्यार्थियों को और देश के किसानों को कमर कस के एक अभियान पूरे देश में चलाना चाहिए। हम आजादी बचाओ आंदोलन की तरफ से उस अभियान को शुरू करेंगे अगले 1-2 साल के बाद कि नदियों की गहराई बढ़ाई जाए। नदियों में जो मिट्टी आकर जमा हो गई है, इस मिट्टी को खींचकर नदियों में से निकाला जाए, और हर नदी में से करोड़ों करोड़ों टन मिट्टी निकल सकती है। देश में 10 करोड़ नौजवान हैं। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 10 करोड़ विद्यार्थी हैं, और भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ बेरोजगार। तो 20 करोड़ बेरोजगारों को इस देश में अगर इस काम पर लगा दिया जाए कि वो कुछ नहीं, दिन भर 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे मिट्टी निकालें नदियों में से, और मिट्टी निकालकर ढेर जमा करें, और वो ढेर कहां डाले जाएं? किसानों के खेत में डाल दिए जाएं। तो किसानों के खेत की जो ऊपर की लेयर है मिट्टी, वो बहुत उपजाऊ हो जाएगी। 2 काम एक साथ हो जाएंगे। नदियों की गहराई बढ़ जाएगी, वो मिट्टी जो निकलेगी वो गांव के किसानों के काम आएगी, और गांव के खेत पर अगर 6 इंच ऊंची एक नई लेयर बिछा दी जाए, जो नदियों की मिट्टी है उसकी लेयर बिछा दी जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर खेती की उत्पादकता अपने आप बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी जो मिट्टी बेकस हो गई है आपकी, लगातार केमिकल फर्टिलाइजर डालते डालते, लगातार केमिकल पेस्टिसाइड डालते डालते, उस मिट्टी को लगातार फिर से उर्वरक बनाने के लिए यह अभियान बहुत जरूरी होगा। तो एक तरफ हमारी नदियों की मिट्टी निकाल दी जाए, उनकी गहराई बढ़ा दी जाए ताकि नदियों में पानी ज्यादा आ जाए,
और दूसरी तरफ उस मिट्टी को गांव के खेतों में बिछा दिया जाए, 6-6 इंच ऊंची लेयर भी अगर बिछ गई उस मिट्टी से, जो करोड़ों टन मिट्टी नदियों में से निकलेगी, तो इस देश की खेती को फिर से जिंदा हम कर देंगे। तो यह अभियान बहुत बड़े पैमाने पर चलाना पड़ेगा और यह सामाजिक अभियान होगा। आजादी बचाओ आंदोलन के पास जिस दिन 1 लाख कार्यकर्ता हो जाएंगे, उस दिन आजादी बचाओ आंदोलन का संकल्प है कि ये मिट्टी नदियों में से निकालकर इसको गांव के खेतों में पहुंचाने का अभियान हम लोग शुरू करेंगे। नदियों की गहराई बढ़ेगी, बाढ़ की समस्या हल हो जाएगी और इस देश के किसानों की भूमि की उत्पादकता भी वापस लौट आएगी और किसानों को उसमें पूरे बड़े पैमाने पर मदद करनी होगी। एक काम और करना होगा हमको, अपने खेती को विदेशीकरण से बाहर लाने का, कि हमारे देश में जो पहले गांव-गांव में तालाब की व्यवस्था होती थी, वो व्यवस्था भी धीरे धीरे टूट गई। अंग्रेजों ने तालाबों का सत्यानाश कैसे किया? जो तालाब हमारे देश के लोगों ने बनाए थे, हमारे पुरखों ने बनाए थे बड़ी मेहनत से, अंग्रेजों ने उन तालाब के रखरखावों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया और अंग्रेजों ने उन तालाब के रखरखाव पर ध्यान देना बंद कर दिया, उन तालाब के लिए पैसा देना भी बंद कर दिया। तालाब का जो कभी कभी टूट फूट होती थी उसकी मरम्मत करना भी बंद करवा दिया अंग्रेजों ने। तो धीरे धीरे तालाब खत्म होते गए, सूखते चले गए। और अब इस देश में क्या हो रहा है कि तालाब की जो जमीन होती है उस पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, सरकार उस पर बिल्डिंग खड़ा कर देती है। तालाब का तो सत्यानाश होता है, वो जमीन भी चली जाती है। तो इसलिए हमको गांव-गांव में फिर से तालाबों की व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी और गांव-गांव में तालाबों की व्यवस्था इसलिए खड़ी करनी पड़ेगी कि हर गांव में जो बारिश का पानी है वो बहकर गांव के बाहर ना जाए, तालाब में इकट्ठा हो जाए। और हर गांव में अगर एक तालाब बन जाए तो निश्चित रूप से मैं गारंटी से यह कह सकता हूं कि गांव के जमीन के अंदर का जो पानी है, जो वाटर लेवल है, वो अपने आप ऊपर बढ़ जाएगा। हर गांव में तालाब हो जाए, हर गांव में तालाब में पानी के इकट्ठे होने की व्यवस्था हो जाए तो हर जगह वाटर लेवल बढ़ जाएगा, हर जगह पानी की सतह ऊपर आ जाएगी, तो ज्यादा से ज्यादा पानी जमीन के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, स्टोरेज में आ जाएगा। तो तालाबों की व्यवस्था को पूरे देश में एक अभियान के रूप में चलाना पड़ेगा। राजस्थान में जिस तरह के खूबसूरत तालाब होते थे, दक्षिण भारत में मालाबार के इलाके में, मैसूर के इलाके में जिस तरह के खूबसूरत तालाब होते थे, वैसे ही तालाबों के पुनर्निर्माण का संकल्प हम सबको करना पड़ेगा और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाना पड़ेगा। और सिंचाई की व्यवस्था जो हमारे यहां रही, उस सिंचाई की व्यवस्था का गंभीरता से अध्ययन करके आज हमको उसमें से यह बात निकालनी पड़ेगी कि सिंचाई की व्यवस्था में क्या आवश्यक बदलाव करने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर और केमिकल पेस्टिसाइड की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाए तो ज्यादा पानी की जरूरत अपने आप खत्म हो जाएगी। फ्लडेड वाटर हमको चाहिए ही नहीं, ज्यादा पानी तो तब चाहिए जब केमिकल फर्टिलाइजर डालें, पेस्टिसाइड डालें, और ये डालना ही हम बंद कर देंगे, गोबर के खाद का इस्तेमाल करेंगे, गोमूत्र का पेस्टिसाइड इस्तेमाल करेंगे, तो ज्यादा पानी की जरूरत हमारी खत्म हो जाएगी, तो फ्लडेड वाटर की जरूरत नहीं होगी। तो सिंचाई की व्यवस्था को आवश्यक परिमाण में हम बदल लेंगे। सन 1800 के पहले की जो सिंचाई की व्यवस्था थी उस पर गंभीरता से शोध करना पड़ेगा। सन 1800 पहले के हमारे देश में तालाबों की जो व्यवस्था थी उस पर शोध करना पड़ेगा और उस शोध में से, उस रिसर्च में से जो निकलेगा उसको फिर से इस्तेमाल करके उसको फंक्शनल बनाना पड़ेगा, उसको ऑपरेशनल बनाना पड़ेगा, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा। और इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस देश में अन्न की उत्पादकता इतनी बढ़े कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, कम से कम कोई जानवर भी भूखा ना रहे। हम इस बात के पूरे समर्थन में है कि उत्पादकता बढ़नी चाहिए, अन्न उत्पन्न बढ़ना चाहिए, लेकिन तरीका क्या होगा उसका, वो महत्वपूर्ण है समझना। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड वाला तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऑर्गेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से अन्न का उत्पादन कैसे बढ़े, उस तरीके पर विचार करना होगा। और यह उत्पादन इतना बढ़ना चाहिए कि कोई भूखा न रहे और कोई जानवर भी भूखा न रहे। और अगर कोई जानवर भूख से मरता है और आदमी भूख से मरता है तो यह तो हमारे लिए शर्म की ही बात होगी, क्योंकि भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में अगर ऐसी स्थिति आ गई है कि जानवर भूखा मरता है, आदमी भूखा मरता है, तो यह शर्म की ही बात होगी। तो इस तरह की व्यवस्थाएं हमको इस देश में फिर से करनी पड़ेंगी। और अगर हम इस तरह की व्यवस्थाओं को करना शुरू कर देते हैं और इन व्यवस्थाओं को शुरू करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाना शुरू कर देते हैं पूरे देश में, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन भारतीय खेती इस विदेशीकरण के चंगुल में से जरूर बाहर निकल आएगी। एक ना एक दिन भारतीय किसान फिर से अपनी उत्पादकता को हासिल कर सकेगा। एक ना एक दिन किसान फिर उसी समृद्धि को वापस पा सकेगा जो 200 साल पहले, 300 साल पहले इस देश में होती थी। यह ठीक है कि हम गुलाम हुए, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, अंग्रेजों ने अत्याचार किया। यह सत्य है कि उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया, उन्होंने हमारी पूरी व्यवस्थाओं का सत्यानाश कर दिया। लेकिन जो व्यवस्थाएं टूट गई अंग्रेजों के आने से, जो व्यवस्थाएं टूट गई अंग्रेजों के शासन पद्धति के आने से भारत में, उन व्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करना ही होगा।
और कृषि व्यवस्था उनमें से एक ऐसी व्यवस्था है जिसको अंग्रेजों ने तोड़ा है, जिसको अंग्रेजों के कारण इस देश में तोड़ने का जो अंग्रेजों ने इस देश में कर्म किया है, उस व्यवस्था को फिर से खड़ा करना ही होगा। क्योंकि भारतीय समाज के मूल में, भारतीय पूरी व्यवस्था के संस्कृति के मूल में कृषि कर्म है, और भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के मूल में जो कृषि कर्म है उसको उन्नत बनाना ही होगा। और ऐसी स्थिति में ले जाना होगा कि दूसरे देश गर्व करें, दूसरे देश रश्क करें इस बात पर, हम गर्व करें और दूसरे देश हमारे ऊपर इस बात का रश्क करें, उनको इस बात की जलन हो कि भारतीय किसानों ने स्वावलंबी तरीके से, भारतीय किसानों ने स्वावलंबी खेती को बनाते हुए किस तरह से अपने जीवन की उच्च ऊंचाइयों तक अपने आप को पहुंचाया है और खेती को इतने उन्नत तरीके से आगे बढ़ाया है। इस तरह के प्रयोग पूरे देश में करने होंगे। एक तरफ शोध का काम चलेगा, दूसरी तरफ इंप्लीमेंटेशन का काम चलेगा। एक तरफ शोध का काम चलेगा, दूसरी तरफ वो शोध को आचरण में लाने का काम चलेगा। ये दोनों काम एक साथ पूरे देश में चलेंगे और पूरी तरह से ये काम समाज आधारित होंगे। सरकारों को सिर्फ इतना करना होगा कि वो इस तरह के कामों में कोई अड़ंगा न डाले, कोई हस्तक्षेप न करे। भारतीय किसान में यह क्षमता है, भारतीय किसान में यह ताकत है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगा। भारतीय खेती में भी यह क्षमता है कि वो अपने आप को फिर से खड़ा कर लेगी। लेकिन बस जरूरत इस बात की है कि सरकारें उसमें हस्तक्षेप न करें कानून बनाकर, और परदेशी कंपनियों को उसमें हस्तक्षेप न करने दिया जाए गैट करार जैसे सिद्धांतों के आधार पर। तो इस तरह की कल्पना हम लोग करते हैं और आजादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से हम इसी तरह का प्रयास पूरे देश में करना चाहते हैं। गांव-गांव के किसानों के बीच जाना चाहते हैं, उनको संगठित करना चाहते हैं, उनको खड़ा करना चाहते हैं, उनको उठाना चाहते हैं, उनको उत्पादकता के उस स्तर पर फिर से ले जाना चाहते हैं जो 300 साल पहले हमारे देश में कभी होता था। खेती को उतना उन्नत फिर बनाना चाहते हैं अपने दम पर, अपने पैरों पर, अपने स्वावलंबी तरीके से, जो कभी इस देश में हुआ करती थी। ये हमारा सपना है और इसी सपने के लिए हम लोग ये आजादी बचाओ आंदोलन चला रहे हैं। अगर आपको भी लगता हो कि ये जो हमारा सपना है वो आपका सपना बन जाए, अगर हमारा सपना आपका सपना बन जाए, तो हम सब एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं और एक बड़ी शक्ति के साथ इस देश में इस अभियान को चला सकते हैं। इतना ही मैं आपसे कहने के लिए आया था। आपने शांति से सुना। बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।